तो क्या हाल है आप लोगों का? बढ़िया है, ठीक है। आज हम प्रेजेंट टेंस जो हमने पिछले क्लास में पढ़ाया था उसके चारों उपभेद को आज हम पास्ट टेंस में चलते हैं, ठीक ना। आज हम लोग पास्ट टेंस पढ़ेंगे। पास्ट टेंस यानी कि भूतकाल। मैंने बार बार कहा है कि आप लोग अपने पढ़ाई के दौरान टेंस पढ़े ही होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन चूंकि जब कंपटीशन की तैयारी करते हैं या कोई एग्जाम के लिए प्रिपेयर करते हैं, फिर एक बार हमको उसको रिवीजन करना होता है ताकि हम वो हमारा फिर से क्लियर हो जाए कॉन्सेप्ट। तो पास्ट टेंस नाम के अकॉर्डिंग जिस तरह से इसका मतलब होता है भूतकाल, तो इसमें जितने भी वाक्य आते हैं जो अपने वर्तमान से पहले जो घटनाएं घट चुकी है, यानी कि जो काम खत्म हो गया, वो सारा सेंटेंस पास्ट टेंस के अंतर्गत आता है। ये हमने बताया भी था आप लोगों को। आज हम सीधा सीधा उसके फॉर्म पर चलते हैं। पास्ट टेंस का पहला जो भेद है वो क्या है? सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट टेंस के अंतर्गत आने वाले जो वाक्य हैं उसको हम पहचानेंगे कैसे? हम कैसे यह कह सकते हैं कि यह टेंस या यह वाक्य सिंपल पास्ट के अंतर्गत आता है? तो पहचान के जो नियम है उसमें होता है जिस हिंदी वाक्य के अंत में आ, ए, ई या आ था, ए थे, ई थी आदि रहे तो वह वाक्य सिंपल पास्ट टेंस के अंतर्गत आता है। जिस हिंदी वाक्य के अंत में आ, ए, ई या आ था, ए थे, ई थी आदि लगा रहे वह वाक्य सिंपल पास्ट टेंस के अंतर्गत आता है। यानी कि जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बाजार गया था, घटना भूतकाल की है। मैं गया था, आ था आ गया। कभी कभी जैसे सेंटेंस रहता है कि वे लोग मैच जीत गए, तो जीत गए यह भी पास्ट टेंस सिंपल पास्ट के अंतर्गत आया है। तो कुल मिलाकर आ, ए, ई या आ था, ए थे, ई थी, अगर आपको सेंटेंस के अंत में यह नजर आए तो आप समझ सकते हैं कि वह वाक्य सिंपल पास्ट टेंस के अंतर्गत आता है। अब है कि इस प्रकार के वाक्यों को बनाने का क्या रूल है, स्ट्रक्चर को देखते हैं। बनाने के नियम, स्ट्रक्चर को देखते हैं कि हम इस तरह के वाक्यों को बनाते कैसे हैं। तो ये बिल्कुल आसान है और सबसे शॉर्ट स्ट्रक्चर है, सबसे छोटा। S प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, जहां S इक्वल टू सब्जेक्ट जो वाक्य में काम करता है, V इक्वल टू वर्ब यानी कि क्रिया जिस काम का करना या होना सुनिश्चित होता है वाक्य में, और O फॉर ऑब्जेक्ट, काम का फल जिस पर पड़े, कर्म का फल जिस पर पड़ता ऑब्जेक्ट हो गया। अब हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं कि आखिर हम इसको जो है बनाएंगे कैसे। जैसे वे लोग बाजार गए, वे लोग बाजार गए, तो सब्जेक्ट में है वे लोग। वे लोग को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? दे। सब्जेक्ट का काम हो गया खत्म। अब आते हैं वर्ब की बात। वर्ब का यहां सेकेंड फॉर्म है, गए यानी कि जाना से बना है, और जाना को अंग्रेजी में कहते हैं गो। तो गो का जो सेकेंड फॉर्म है वो क्या होगा? वेंट।
दे वेंट, वे लोग गए, कहाँ गए? टू मार्केट, बाजार गए। मैंने तुम्हें भीड़ में देखा था, मैंने तुम्हें भीड़ में देखा था। क्या होगा? मैंने का आई, सब्जेक्ट का काम खत्म। वर्ब पर आते हैं। वर्ब इसमें क्या है? देखना। तो सी का V2 क्या हो जाएगा? सॉ। आई शॉ, किसको देखा? तुम्हें देखा। आई शॉ यू, मैंने तुम्हें देखा। कहां देखा? भीड़ में, इन द क्राउड। आई सॉ यू इन द। तो इस तरह से सिंपल पास्ट टेंस में जो वाक्य आता है उसको हम पहचानने के भी नियम हमने देख लिए, उसको हम पहचान भी लेंगे आसानी से, और फिर बनाने का जो रूल है उस हिसाब से उसको हम लोग बना लेंगे। मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा मुश्किल ये है। अब हम अगला फॉर्म में चलते हैं। सेकेंड फॉर्म है, जिस तरह से प्रेजेंट का दूसरा फॉर्म प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है, उसी तरह से पास्ट का दूसरा फॉर्म पास्ट कंटिन्यूअस। इसमें भी वही रूल है। सबसे पहले तो हम पहचान करेंगे, पहचान के क्या नियम है, हम पहचानेंगे कैसे कि कोई वाक्य जो है प्रेजेंट पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंतर्गत आता है। तो पहचान के नियम में हम लोग को लिखना है, जिस हिंदी वाक्य के अंत में रहा था, रहे थे, रही थी आदि रहे, तो वह वाक्य पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंतर्गत आता है। ठीक है। अब हम इसके स्ट्रक्चर में चलेंगे कि पहला तो है पहचानना। हमको सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन, जब तक हम पहचानेंगे नहीं तब तक हम उसको बना नहीं सकते हैं। तो पहला तो आइडेंटिफाई करना है। तो उसके आइडेंटिफिकेशन का जो रूल है वो तो हम लोग देख लिए, पहचान के क्या नियम है। अब है कि पहचान जब लेंगे तो फिर हम उसको बनाएंगे कैसे, उसके बनाने के क्या नियम है। तो स्ट्रक्चर में लिखना सब्जेक्ट प्लस वाज या वर प्लस V4 वर्ब का चौथा रूप प्लस ऑब्जेक्ट। यह आसान सा स्ट्रक्चर है। अगर इस स्ट्रक्चर को केवल हम लोग याद रख लें तो अंग्रेजी में ट्रांसलेशन में कोई दिक्कत नहीं होगी। वाज का प्रयोग कहां करना है और वर का प्रयोग हम लोग कहां करेंगे। तो यदि सब्जेक्ट में आई रहे, ही रहे, सी रहे, इट रहे, या कोई सिंगुलर नाउन, सिंगुलर नाउन का मतलब कोई एक नाम रहे, रोहन, शोहन, अंजनी, कुछ भी एक नाम रहे, तो उसके साथ हम वाज का इस्तेमाल करेंगे। और वर का इस्तेमाल होगा वी, यू, दे और किसी प्लूरल नाउन के साथ। ठीक है। अब हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे कि कैसे हम पास्ट टेंस के वाक्य का ट्रांसलेशन आसानी से अंग्रेजी में कर सकते हैं। बच्चे मैदान में लड़ाई कर रहे थे। खेलता तो सभी है, लेकिन अब थोड़ा सा खेल के साथ साथ लड़ाई भी होने लगा मैदान में। बच्चे मैदान में लड़ाई कर रहे थे। जब इसको हम अंग्रेजी में ट्रांसलेशन करना चाहेंगे या करेंगे तो सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या लिखेंगे? द चिल्ड्रन। अब चिल्ड्रन के साथ वाज या वर, सब ऑक्सिलरी वर्ब, हेल्पिंग वर्ब में हम किसका प्रयोग करेंगे? प्लूरल नाउन रहे तो वर का इस्तेमाल होगा। क्या कर रहे थे?
बिफोर, फाइट का बिफोर, फाइटिंग। द चिल्ड्रन वर फाइटिंग, कहाँ कर रहे थे? इन द फील्ड या ग्राउंड, जो भी लिखें, है ना। द चिल्ड्रन वर फाइटिंग इन द फील्ड। सेकेंड एग्जाम्पल यदि देखोगे, लड़कियां आपस में बातें कर रही थी। लड़कियां आपस में बातें कर रही थी। क्या होना चाहिए इसमें? लड़कियां सब्जेक्ट, द गर्ल्स। हेल्पिंग वर्ब में वॉज वेयर में क्या लगना है? वर्ब का इस्तेमाल होना है। द गर्ल्स वर, बातें कर रही थी, टॉकिंग या गॉसिपिंग। गॉसिप का मतलब भी होता है बातचीत करना। द गर्ल्स वर टॉकिंग ईच अदर या द गर्ल्स वर गॉसिपिंग ईच अदर। आपस में वे लोग बातें कर रही थी। मैं विद्यालय जाने के लिए तैयार हो रहा था। मैं विद्यालय जाने के लिए तैयार हो रहा था। एक्चुअली एग्जाम्पल इसलिए हम 2 3 4 दे देते हैं क्योंकि एग्जाम्पल ही स्ट्रक्चर को क्लियर करता है। अगर हम एग्जाम्पल के माध्यम से नहीं समझाएंगे तो इस स्ट्रक्चर को नहीं समझ पाओगे। तो स्ट्रक्चर को हम कैसे, हम सेंटेंस में, हिंदी में हम उसको हिंदी से अंग्रेजी बनाने के क्रम में इसका यूज करते हैं, इसको जानने के लिए हमको हर हाल में एग्जाम्पल्स बनाने होंगे। तो मैं विद्यालय जाने के लिए तैयार हो रहा था। मैं का क्या हो जाएगा? आई। आई के साथ हेल्पिंग वर्ब वॉज वेयर में क्या लगना है? आई वॉज। तैयार हो रहा था, गेटिंग रेडी। आई वॉज गेटिंग रेडी। मैं तैयार हो रहा था। क्यों तैयार हो रहा था? टू गो टू स्कूल। आई वॉज गेटिंग रेडी टू गो टू। अगर रहता मैं विद्यालय के लिए तैयार हो रहा था तो फिर हम लिखते हैं आई वॉज गेटिंग रेडी फॉर स्कूल। अगर मैं लिखता यहां कि मैं विद्यालय के लिए तैयार हो रहा हूं, मैं ऑफिस के लिए तैयार हो रहा हूं, मैं बाजार के लिए तैयार हो रहा हूं, या मैं बारात के लिए तैयार हो रहा हूं, तो फिर वहां हम फॉर देके हम उसको मेंशन करते हैं। तो यहां चूंकि विद्यालय जाने के लिए तो टू गो टू। क्या कोई कंफ्यूजन है? समझ में आ रहा? समझ में आता? ठीक है। तो अगला जो है नेक्स्ट पर आते हैं। तीसरा है पास्ट परफेक्ट टेंस। तीसरा है पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस में किस प्रकार का वाक्य आएगा? तो इसका जो पहचान के नियम है उसमें बताता है कि जिस हिंदी वाक्य के अंत में, जिस हिंदी वाक्य के अंत में चुका था, चुके थे, चुकी थी आदि रहे तो वह वाक्य पास्ट परफेक्ट टेंस में आता है। जिस हिंदी वाक्य के अंत में चुका था, चुके थे, चुकी थी, जैसे अक्सर हम लोग सुनते रहते हैं कि मेरे विद्यालय पहुंचने से पहले घंटी लग चुकी थी, डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था। तो ये सारा इसी जो है टेंस के अंतर्गत आएगा। हम सबसे पहले स्ट्रक्चर की बात करते हैं कि आखिर ऐसे वाक्यों को हम बनाएंगे कैसे।
तो स्ट्रक्चर में वही है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। सिंपल सा स्ट्रक्चर है बनाने के लिए, इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन भी नहीं होगा। एग्जाम्पल के तौर पर हम समझ सकते हैं, वह मैच जीत चुका था। वह मैच जीत चुका था। इसको जब हम अंग्रेजी में ट्रांसलेट करेंगे तो लिखेंगे वह का ही हैड सबके साथ लगना है, क्योंकि वहां कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, चाहे वो फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन का सिंगुलर हो या प्लूरल हो, सबके साथ लगना है। ही हैड वर्ब का तीसरा रूप, तो इसमें जीतना, जीतना को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? विन कहते हैं। विन का थर्ड फॉर्म क्या होगा? विन, वॉन, वॉन। He had won, क्या वो जीत चुका है? तो मैच जीत चुका है। He had won the match। अभी हमने जिस वाक्य का जिक्र किया था कि मेरे विद्यालय पहुंचने से पहले विद्यार्थी जा चुके थे। मेरे विद्यालय पहुंचने से पहले विद्यार्थी जा चुके थे। इसमें दो सेंटेंस है, एक है कि मैं विद्यालय पहुंचा, एक सेंटेंस है मेरे विद्यालय पहुंचने से पहले, यानी कि मैं विद्यालय पहुंचा, बीच में एक आएगा पहले, और दूसरा सेंटेंस है विद्यार्थी जा चुके थे। तो विद्यार्थी जा चुके थे, पहले हमको उसका बनाना पड़ेगा। तो विद्यार्थी जा चुके थे। द स्टूडेंट्स had gone। The students had gone। विद्यार्थी जा चुके थे। कब? पहले, बिफोर। किसके पहले? मैं विद्यालय पहुंचा, उससे पहले। तो मैं विद्यालय पहुंचा, सिंपल पास्ट टेंस का, बिफोर आई reached the school। The students had gone before I reached the school। डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था, मरीज मर चुका था, उसका भी हम लिख सकते हैं द patient had died before the doctor arrived। या came, अराइव या कैम, दोनों में जो लिखते हैं। डॉक्टर आए उससे पहले पेशेंट। तो पास्ट परफेक्ट टेंस में हमने देखा कि जिस हिंदी वाक्य के अंत में चुका था, चुके थे, चुकी थी रहे, यानी कि ये तीन पहचान के नियम को याद रखना है। इस तरह के जितने भी हिंदी के वाक्य होंगे वो सारे के सारे पास्ट परफेक्ट टेंस के अंतर्गत आएंगे। अब है कि इसको बनाएंगे कैसे? तो बनाने का जो स्ट्रक्चर है, बनाने का जो नियम है, वो है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल के माध्यम से हमने इसको देख लिया। आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम जो है पास्ट का जो अंतिम फॉर्म है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, उसको पढ़ा देंगे, और फिर फ्यूचर का जो 4 बचा है उसको पढ़ा देंगे। ठीक है, ओके, आज के लिए इतना ही, बस रहने दीजिए।